नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, संविधान की हमारी क्लासें लगातार चल रही हैं और आज जो हमारी क्लास है वो कल हमारी लास्ट क्लास थी राज्यसभा को लेकर। ठीक है, आज जो हमारी क्लास है वह लोकसभा को लेकर है कि आज हम लोकसभा के बारे में आपको जो है आपकी बेसिक समझ जो है और भी बेहतर ढंग से बनाएंगे उसको, और जो आप संविधान के माध्यम से अपनी परीक्षा में नंबर और भी ज़्यादा गेन करें। यानी कि ऐसा होता है, संविधान से एकदम लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो 100% आते ही हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है लोकसभा जहाँ पे 1-2 क्वेश्चन जो है हमेशा बनता है प्रत्येक एग्जाम में। ठीक है, यानी कि संसद पूरी, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से तो एक क्वेश्चन 100% बनना है। आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है यहाँ से। ठीक है भाई, तो अब टेंशन बिल्कुल ख़त्म कीजिए, क्योंकि अब हम लग चुके हैं संविधान को पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में करने के लिए। क्योंकि अब क्या है कि हम लगभग सबसे यूनिक पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं यूनिक? क्योंकि हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो लगभग एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। ठीक, कुछ बातों को ऐसा होता है ना कि मिस कर दिया जाता है एग्ज़ाम मतलब किताबों में, तो उनको भी मिस नहीं करना है, हम उनको आपके सामने उजागर करेंगे। ठीक है, हमारा जो पर्पस है वो आपको संविधान में पूरी तरीके से पकड़ बनाना और जीएस में आपको रिसर्च कराना। यानी कि हम चाहते हैं कि आप जीएस को पढ़ें नहीं, जीएस को समझें। जीएस को समझने से क्या होता है, समझदारी जब बढ़ेगी तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बातों का सिलसिला चलता रहेगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक मैप ड्रॉ किया है जिससे कि है आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको समझने में, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम लोकसभा की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लोकसभा की बात कर रहे हैं। अगर जिक्र की बात करें तो आर्टिकल 81 में है इसका जिक्र। देखिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में जो है गंदा सा हो जाएगा तो फिर आप सोचोगे अरे कैसे करें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप क्या है इसके बारे में फिर बात को समझाते हैं क्या है इसे। तो आर्टिकल 81 में है। अब बात करते हैं, इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। यानी कि हाउस ऑफ पीपल यानी कि जनता का सदन। क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं। ठीक है भाई, इसको हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं, जनता का सदन। इसे प्राथमिक सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। प्राथमिक सदन क्यों कहा जाता है, प्रथम सदन क्यों कहा जाता है बेटा? समझिए, प्राथमिक सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार इसी से बनती है। सरकार जो बनती है देश में वो इसी से बनती है, किससे? लोकसभा से। इसका मतलब सरकार में प्रथम प्राथमिकता जो दी जाती है किसको दी जाती है? लोकसभा को दी जाती है, बहुमत के आधार पर। इस वजह से इसको हम प्राथमिक सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक सदन कहते हैं। इसको निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कम उम्र के लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि इनके जो इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी उम्र 25 वर्ष होती है, इसलिए इसे निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। इसे अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्थायी नहीं है, यानी कि 5 वर्ष के लिए निश्चित होता है, परंतु इसे राष्ट्रपति के परामर्श से प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है इसको समय से पहले भी भंग कर सकता है। इसे भंग कर सकता है, हाई कोर्ट भी किसी भी समय किसी भी सदन को जो है भंग कर सकता है। ठीक है भाई, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? निम्न सदन, अस्थायी सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन कहते हैं। क्योंकि क्यों कहते हैं जनता का सदन? क्योंकि इसमें जो मत करते हैं लोग वह सीधे जनता से मत होता है। इसमें जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो सीधे कहाँ से चुनकर आते हैं? जनता चुन के आते हैं। इस तरीके से जो है समझ लीजिए, इसे क्या कहा जाता था? प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। इसको जनता का सदन कहा जाता है। चलिए, ये इतनी बात हो गई। अभी उधर बाद में समझेंगे, पहले इधर समझिए। लोकसभा, यहाँ पर लोकसभा आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 81 में। बात कर लें 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा की बैठक हुई थी, यानी कि 17 अप्रैल 1952 को। और उसमें जो आपके अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष जो थे अनंत श्यानम, जो दूसरे अध्यक्ष बने थे। तो पहले क्या है? जीवी मावलंकर, और ठीक है पहले उपाध्यक्ष जो है कौन है? अनंत श्यानम। आज के समय पर जो अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला। उपाध्यक्ष का पद खाली है। उपाध्यक्ष का पद क्या है? खाली है। इस बात को आप रख लेंगे माइंड में। इतनी बात आ गई समझ में आपको? इतनी बात समझ में आ चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। 2019 से पहले की स्थिति देखेंगे आज हम, और 2019 के बाद की स्थिति देखेंगे। 2019 से पहले क्या हुआ और 2019 के बाद क्या हुआ। तो देखिए 2019 से पहले अधिकतम सीटें कितनी हो सकती थी? 252, फिर 552। प्रतिनिधि चुनकर जो आते थे वो कितने आते थे चुनकर? 545। ठीक है, समझ लो इस बात को, प्यार से समझ लो अच्छे से। अधिकतम कितने होते थे? 552। चुनकर कितने आते थे प्रतिनिधि? 545। क्लियर? अधिकतम हो कितने सकते थे? यूटी में कितने हो सकते थे? 20। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरी जो होती थी, केंद्र शासित प्रदेशों में कितने हो सकते थे? 20 होते थे। जबकि आंगल सदस्य कितने होते थे? आंगल भारतीय 2, यानी कि
पति पत्नी में से दंपति में से एक विदेशी, पति पत्नी में से दंपति में से एक विदेशी, तो वो क्या हो गया, आंगल सदस्य हो गया। ठीक है, तो उनके बच्चे जो होते थे वो कितने होते थे, वो क्या होते थे, आंगल सदस्य। ठीक है भाई, तो उनमें जो राष्ट्रपति की नज़र में ऐसा लगता था, राष्ट्रपति की नज़र में उसको ऐसा लगता था कि ये राजनीति का ज्ञान है इसको, ठीक है, और राजनीति की अच्छी समझ है, तो वो आर्टिकल 331 का सहारा लेकर, आर्टिकल 331 का सहारा लेकर उन आंगल सदस्यों को प्रत्येक लोकसभा में 2 आंगल सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था। परंतु आज के समय में जो है इनको समाप्त कर दिया, आज के समय में जो है इनको समाप्त कर दिया है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें सीधे राज्यों से जो आते थे वो कितने आते थे, कितने चुने जा सकते थे, अधिकतम 530 अधिकतम, तो 2 आंगल 20 अधिकतम यूटी से चुने जा सकते थे। स्टेट से कितने चुने जाते थे, 530 चुन सकते थे। तो समझ लीजिए अधिकतम कितने, 552, यूटी से कितने 20, आंग्लो सदस्य 2 और स्टेट से सीधे कितने 530। उस समय प्रतिनिधि कितने होते थे, आते कितने थे चुनकर, 545, जिसमें से यूटी से चुनकर आते थे 13, यूटी से चुनकर आते थे 13। ठीक है, 13 चुनकर आते थे यूटी से, क्योंकि 7 केंद्र शासित राज्य थे उस समय पर हमारे, जब पहले की बात कर रहे हैं तो क्या था, दिल्ली से 7 चुनकर आते थे और सभी जगह से 6 जगह से एक एक प्रतिनिधि चुनकर आता था, सभी केंद्र शासित राज्यों में से एक एक प्रतिनिधि चुनकर आता था, और दिल्ली अकेले से कितने आते थे, 7 प्रतिनिधि चुनकर आते थे। सीधी बात आपको यहाँ समझ में आ चुकी है, मैं उम्मीद ये करता हूँ आपको। ठीक है, चलिए और बात करते हैं कि स्टेट से जो आते थे वो 530 ही आते थे चुनकर, और आंगल सदस्य कितने आते थे चुनकर, 2 आते थे। तो यहाँ 13 और 2 15, और यहाँ से आपके 530, टोटल कितने हो चुके हैं, 545, इतने प्रतिनिधि जो चुनकर आते थे। परंतु हुआ क्या, बहुत तगड़ा मोड़ हुआ, यानी कि 1945 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित बनाया। ठीक है, और प्लस आंगल सदस्यों को समाप्त किया। इससे क्या है, थोड़ा सा जो है परिवर्तन आ गया, और वही परिवर्तन अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अधिकतम सदस्य कितने थे, 550, यानी कि आंगल सदस्यों के समाप्त होने से 2 कम हो गए, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, 550, जिसमें यूटी की संख्या पहले भी 20 थी, आज भी 20 ही है। ठीक है, पहले भी 20 थी अधिकतम, और आज भी अधिकतम 20 है। पहले स्टेट की भी 530 थी, आज भी अधिकतम 530 थी। ठीक है भाई, क्योंकि 2 आंगल खत्म हुए तो यहाँ 2 ऊपर वाले जो है समाप्त कर दिए। बात करते हैं प्रतिनिधि कितने चुनकर आते हैं। प्रतिनिधि जो आते हैं ये तो थे अधिकतम, इतने आ सकते थे। कब तक आ सकते थे इतने, कितने अब तक कब तक आ सकते हैं, 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया था। 84वां संविधान संशोधन 2001 में कहा गया था। उन्होंने कहा था 2026 तक, 2026 तक जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि उनकी संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी। ठीक है, जो हैं वही रहेंगे। तो ये 550, 552 या 550 कब तक रह सकते हैं, 2026 तक। परंतु चुनकर कितने आते हैं, 543, जिसमें स्टेट से चुनकर आते हैं वो कितने आते हैं, 524 आते हैं चुनकर। कितने चुनकर आते हैं स्टेट से, सभी स्टेटों से कितने आते हैं, 28 के 28 स्टेट से कितने आते हैं, 524। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली केंद्र शासित से कितने आते हैं, 19, यानी कि यूटी से जो आते हैं चुनकर वो कितने आते हैं, 19 आते हैं, जिसमें कि आपके सबसे ज़्यादा हैं दिल्ली में, फिर हैं जम्मू कश्मीर में, फिर आपके दादर नागर हवेली दमनदीप में 2, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 1, ठीक है, अंडमान में 1, पांडिचेरी में 1 और चंडीगढ़ में 1। ठीक है, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमनदीप दोनों का जो है एक राज्य हो चुका है, दोनों का क्या है, कितना, एक राज्य हो चुका है। ठीक है, दादर नागर हवेली और दमनदीप को मिलाकर, ठीक है, 2 सीटें हो गई यहाँ। लद्दाख में 1 सीट हो चुकी है, लक्षद्वीप में 1 सीट है, ठीक है, चंडीगढ़ में 1 सीट है, पांडिचेरी में 1 सीट है, अंडमान में 1 सीट है, अंडमान निकोबार पूरा नाम है, दिल्ली में 7 सीट है। इस तरीके से जो है हमने बेसिक समझ जो है लोकसभा से बना ली है, हमने बेसिक समझ जो है लोकसभा से बना ली है। अब देखिए ये जो स्टेट से चुनकर आते हैं, ये जो स्टेट से चुनकर आते हैं 524, इनमें भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा सीटों के 5 राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं वो यूपी में आती हैं 80, सबसे ज़्यादा सीटें जो होती हैं वो किस में होती हैं, यूपी में, वो भी कितनी, 80। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितनी है, 48। पश्चिम बंगाल में अगर सीटों की संख्या कितनी है तो 42। बिहार में सीटों की संख्या कितनी है, 40। और तमिलनाडु में कितनी है, 39। इनको थोड़ा याद रखो। ठीक है भाई, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80, महाराष्ट्र में कितनी है, 48, पश्चिम बंगाल में कितनी है, 42, और बिहार में है 40। ठीक है भैया, और तमिलनाडु में जो है वो है 39। इस तरीके से ये हैं अधिकतम 5 राज्य जिनमें अधिकतम सीटें हैं लोकसभा की। क्लियर इतनी बात, बहुत बढ़िया। सबसे कम सीटों की संख्या वाले राज्य देखो, सिक्किम में जो है 1, मिजोरम में 1, मिजोरम नागालैंड में 1, मणिपुर और गोवा में 2-2 सीटें हैं, और मेघालय में जो है वो 2 सीटें हैं। यानी कि सिक्किम में 1 सीट है,
ठीक है। मिजोरम और नागालैंड में 2-2 1-1 सीटें हैं, जबकि मणिपुर और गोवा में 2-2 सीटें हैं और मिजोरम में भी 2 सीटें हैं। तो ये आपके न्यूनतम 5 राज्य आ चुके हैं, न्यूनतम 5 नहीं 6 राज्य जिनमें न्यूनतम सीटें हैं लोकसभा की, न्यूनतम लोकसभा की सीटें हैं। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक। चलिए अब आप अगर या तो इसका स्क्रीनशॉट लेना आप चाहते हो तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वरना तो अगर आपने पहले ले लिया हो तो कोई बात नहीं, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं हट जाता हूँ बिल्कुल सामने से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भैया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है भैया। स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो भैया, ठीक से। चलिए हो गया, कोई दिक्कत? देखिए एक बार समझ लेते हैं इसको फिर, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर समझिए दोबारा से। अधिकतम सीटें 550 है, प्रतिनिधि चुन के आते हैं 543, यूटी में आते हैं 19, स्टेट आते हैं 24। स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, यूटी में सबसे ज़्यादा हैं दिल्ली में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करते थे, आज इन दोनों को जो है केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, ठीक है। केंद्र शासित राज्य जो बनते हैं वो किस रूप से बनते हैं भाई? देखिए केंद्र शासित रूप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों या क्षेत्रफल से पिछड़े हुए हों या जनसंख्या से, इनमें से किसी न किसी एक स्केल से जो है पिछड़े हुए अगर होंगे तो उनको क्या बना दिया जाता है? उन्हें केंद्र शासित राज्य बना दिया जाता है। तो देखिए जम्मू कश्मीर जो है डेवलपमेंट से पिछड़ा हुआ है, जबकि लद्दाख जो है वह क्षेत्रफल बहुत बड़ा है परंतु जनसंख्या से पिछड़ा हुआ है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली जो है क्षेत्रफल से पिछड़ा हुआ है। तो ये किसी न किसी रूप से जो है पिछड़े हुए होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और अब आगे बात करते हैं कि आगे कंडीशन क्या है, ठीक है भाई। आगे जो है वो कंडीशन क्या है, सारी बातें आपको आराम से समझनी है, एक एक बात अपने माइंड में रख लेनी है, जिससे कि आपका क्वेश्चन कोई भी बचे नहीं। इससे ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछता नहीं है। ऐसा तो पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ते रहो, परंतु हम सीधी उन क्वेश्चनों की बात करते हैं जो कि आपके सीधे एग्जाम में आते हैं, क्योंकि समय कम लगाओ और आप तैयारी अच्छी करो। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। क्या कहते हैं? स्मार्ट स्टडी कहते हैं बेटा। चलिए शुरू करते हैं अब आगे की कहानी। देखिए अगर हम बात करते हैं सीटों का बंटवारा, अगर हम बात करते हैं सीटों का बंटवारा, ये आपको सबको पता होगा। सीटों का बंटवारा अगर करते हैं तो सीटों का बंटवारा जो होता है वो आर्टिकल किसके अंतर्गत होता है? आर्टिकल 81 के 2 के अंतर्गत होता है। पहली बात तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 81 के 2 के अंतर्गत जो है सीटों का बंटवारा होता है लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में सीटों का बंटवारा आर्टिकल 81 के 2 में होता है, ठीक है भाई। और ये क्या होता है? जनसंख्या के अनुपात में होता है। क्या होता है? जनसंख्या के अनुपात में। और ये जनसंख्या का अनुपात जो लगता है, ये जनसंख्या का अनुपात जो लगता है उन राज्यों में लगता है जो 60 लाख से अधिक जनसंख्या के हैं, 60 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हों। 60 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होते हैं तो उनमें क्या लगता है? उनमें जो है सीटों का आवंटन जो है यानी कि सीटों का बंटवारा होता है जनसंख्या के अनुपात से। अगर 60 लाख से कम है, 60 लाख से कम है तो संसद उसका निर्धारण करती है। तो संसद क्या है? उसका निर्धारण करती है बेटा, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें कि आज भी सीटों की बात अगर हम यहाँ करें तो आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 330 में जो है आरक्षण है, सीटों का आरक्षण, लोकसभा की सीटों का आरक्षण, ठीक है, आरक्षण है। और ये आरक्षण कैसा है मैं आपको बताता हूँ। यानी कि जो एससी वाले हैं उनके लिए सीटें आरक्षित हैं, वो कितनी है? 84 सीटें आरक्षित हैं। जो एसटी है उनके लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं? उनके लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं? उनके लिए बेटा 47 सीटें आरक्षित हैं। कितनी? 47 आरक्षित हैं। अगर हम बात करें चुनाव की, अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव जो होता है वो कैसा होता है? सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। कैसा होता है? वयस्क मत अधिकार के आधार से होता है। और इसमें जो वोट करते हैं 18 वर्ष की आयु के 18 वर्ष की आयु के लोग जो है इसमें क्या करते हैं? वोट करते हैं। अगर मैं यहाँ करूँ तो एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। और बेटा कब हुआ था ये संशोधन? कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन? कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन? ये बेटा हुआ था 1989 में हुआ था। और क्या कर दिया गया था? 21 वर्ष से आयु घटाकर कितनी कर दी थी? 18 वर्ष कर दी थी मतदान की आयु।
मतदान की आयु कर दी थी 18 वर्ष। पहला समझिए इसको, ठीक है, इसको समझिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बोर्ड से हट जाता हूँ और मैं देखता हूँ आपकी क्लास ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही, ठीक है, क्योंकि भैया हम ही ऑपरेटर हैं, सब चीज़ हम ही करनी पड़ती है इसमें, ठीक है भैया। तो देखो क्या है इसमें, एक बार समझो इसको। सीटों का आवंटन जो किया था, बंटवारा किया था, आर्टिकल 81 के 2 के अंतर्गत किया जाता है। जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा होता है, परंतु ये अनुपात का नियम जो है वो किस में चालू लगता है, जहाँ 60 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, और जहाँ 60 लाख से कम जनसंख्या होती है वहाँ पर ये वाला नियम नहीं लगता है। वहाँ जो है संसद निर्धारण करती है सीटों का। आर्टिकल 330 में आरक्षण दिया गया है सीटों का। लोकसभा की सीटों को आरक्षित करने का जो जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 में जो है एंग्लो इंडियन, आर्टिकल 330 में एसटी वालों, आर्टिकल 332 में एसटी, यानी कि आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 ये कहता है एसटी को, ये कहता है एसटी को, ठीक है भैया, एसटी को। तो इस तरीके से इसको याद रखो यहाँ से। क्लियर भैया, सीटों का आवंटन होता है, ठीक है। चुनाव की अगर हम बात करें तो सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार से चुनाव होता है, जिसमें 18 वर्ष की आयु के लोग जो हैं वोट डालते हैं प्रतिनिधियों को, ठीक है। और यहाँ पर ये जो काम हुआ है 18 वर्ष वाला, पहले इसकी आयु 21 हुआ करती थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर इसकी आयु कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी। मेरे वीर, आपको बात समझ में आ गई होगी सीधे तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है भाई। चलिए मैं आपको इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है भाई, मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे हम समझते हैं और क्या कंडीशन है, और मैं देखता हूँ क्या कंडीशन और है आपकी, ठीक है भाई। ये कंडीशन और क्या है, तो इसके लिए हमें इंक डालनी पड़ेगी। आपको समझाना है, पढ़ाना है तो आपको पढ़ाना है तो हमें इंक डालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है बेटा। चलिए आप मज़े से बिल्कुल तैयारी करते चलाओ, धुआंधार तैयारी, बिल्कुल धुआंधार तैयारी जिसे कहते हैं, धुआंधार तैयारी कहते हैं भैया जिसे। तो ऐसी तैयारी करते चले जाओ। अब देखो हम देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी, हम बात जो करते हैं वो लोकसभा के पदाधिकारी करते हैं, यानी कि लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी। अब इसमें पहला जो होता है वो होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष होता है। दूसरा जो होता है वो होता है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तीसरा जो होता है वो होता है सचिव, तीसरा क्या होता है, सचिव। चौथे की अगर हम यहाँ बात करें तो चौथा जो होता है वो होता है विपक्ष का नेता। कौन होता है, विपक्ष का नेता। तो पहले तो इनको समझ लो, अध्यक्ष को समझो, उपाध्यक्ष समझो, सचिव को समझो और विपक्ष का नेता समझो, ठीक है भाई। तो देखिए अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष जो होता है ये लोकसभा में से सदस्यों में से एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, यानी कि लोकसभा में पहले हम अध्यक्ष को समझ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा में से ही सदस्य जो होते हैं उनमें से एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। उसका काम क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो काम होता है, लोकसभा काम अध्यक्ष का जो काम होता है वह ये होता है किसी भी विधेयक को, धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। बेटा लिख लो इसको, क्या करता है, कोई भी विधेयक को, धन विधेयक का काम जो निर्णय जो करता है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। समस्त बैठकों की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष, यानी कि बैठकों की, समस्त बैठकों की जो है अध्यक्षता करता है, ठीक है। कार्यकारी संचालन करता है, यानी कार्यवाहियों का संचालन करता है अध्यक्ष, ठीक है। समस्त विधेयकों की अध्यक्षता करता है, धन विधेयक का निर्णय लेता है, ठीक है। कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग करे, कोई अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग करे, कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग करे तो वह उसकी सदस्यता को भंग कर सकता है और फिर उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। फिर क्या है त्यागपत्र, देखो संसद अध्यक्ष से पावर देख लो, ठीक है। समस्त, अब देखो समस्त प्रशासन पारित, यानी कि स्थगन प्रस्ताव पारित भी कर सकता है, क्या कर सकता है, स्थगन प्रस्ताव भी पारित कर सकता है, ठीक है। ये बात तो अब सब पहले समझ लो अध्यक्ष की पहली बात क्या है। पहली बात अध्यक्ष की क्या है कि बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरी बात जो है वो क्या हो सकती है, कार्यवाहियों का संचालन करता है, ठीक है भाई। तीसरी अगर हम बात करें, मोटी मोटी बात अगर करना है तो समस्त विधेयकों, यानी कि अध्यक्ष की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, समस्त विधेयकों की अध्यक्षता करता है। अगर चौथी बात करें तो धन विधेयक का निर्णय करता है। पांचवी अगर हम बात करें, पांचवी असंसदीय भाषा पर सदस्यता
सदस्यता समाप्त कर सकता है। कैसा कर सकता है? समाप्त कर सकता है। छठे पर स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव पारित कर सकता है, पारित कर सकता है। तो ये बात जो हो गई है वो किसकी हो गई है? अध्यक्ष की हो गई है। ये बात जो हो गई है वो किसकी हो गई है? अध्यक्ष की बात हो गई है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष क्या होता है? उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या करता है? संचालन करता है। क्या करता है? संचालन करता है। ठीक है, परंतु जब त्यागपत्र देने की बात आएगी उपाध्यक्ष की, जब त्यागपत्र देने की जब बात आएगी, त्यागपत्र जो देने की बात आएगी अध्यक्ष में, उस समय पर जो है अध्यक्षता नहीं कर सकता ये, क्योंकि वो त्यागपत्र है। ठीक है, वो क्या है? लोकसभा का त्यागपत्र है, अनुपस्थिति में काम करेगा। फिर इसको जो होता है उपाध्यक्ष को बोलने, मत देने, विचार करने का अधिकार होता है, विचार करने का अधिकार होता है बेटा। अगर हम बात करें वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, वर्तमान अध्यक्ष तो ओम बिरला है। क्या है? ओम बिरला। कौन है भैया? ओम बिरला। जबकि वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद जो है वो क्या है? रिक्त है। क्या है? पद रिक्त है वर्तमान में। वर्तमान में जो रिक्त पद रिक्त है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई? बताइए, आ गई होंगी इतनी बातें समझ में तो, क्योंकि ये तो कोई ज़्यादा टफ बात है नहीं, इतनी तो आप समझ ही लोगे। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा है या नहीं, ये बता दो ज़रा। ठीक है, हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। हम इसको रब कर दें अब। चलो, तो अब हमने 2 सीख लिए हैं। अब हम बात करते हैं महासचिव की। सचिव, सचिव या महासचिव, हम किसकी बात करते हैं? सचिव या महासचिव की बात करते हैं। ठीक है भाई, सचिव या महासचिव। तो देखिए, सचिव महासचिव होता ये स्थायी होता है, स्थायी प्रशासनिक, प्रशासनिक सदस्य होता है। ठीक है जी, ये IAS अधिकारी होता है। क्या होता है? IAS अधिकारी होता है, IAS अधिकारी होता है, एक IAS अधिकारी होता है। ठीक है जी, ये क्या होता है? एक IAS अधिकारी होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? सचिव की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं? सचिव की बात करते हैं हम। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये अधिवेशनों में सदस्यों को राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रित करता है, कि आप अधिवेशनों में आएँ, आप अधिवेशनों में आएँ। ठीक है भाई, राष्ट्र की ओर से करता है। फिर अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो, अध्यक्ष जब अनुपस्थित होगा तो महासचिव का कार्य क्या होता है? महासचिव का कार्य होता है कि वह विधेयकों को प्रमाणित करे, ये काम होता है। ठीक है भाई, इतनी बात याद रख लो बस। यानी क्या होता है? सचिव का काम हम उपाध्यक्ष पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं सचिव। स्थायी प्रशासनिक सदस्य होता है, IAS अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति सरकार करती है। ठीक है, और ये अध्यक्ष के, ये क्या होता है? अध्यक्ष के अधीन होता है, ठीक है, अध्यक्ष के अधीन होता है। ठीक है, अधिवेशनों की सदस्यों को राष्ट्रपति की तरफ से जो है, सदस्यों को जो है अधिवेशनों में आमंत्रित करता है राष्ट्रपति की तरफ से। अध्यक्ष जब अनुपस्थित होता है तो महासचिव जो होता है विधेयकों को प्रमाणित करता है, और ये अध्यक्ष के अधीन रहता है। अध्यक्ष के जो रहता है, क्या रहता है? अधीन रहता है। इतनी बात यहाँ से याद कर लेना। ठीक है बेटा, नोट करो इसको भी, जल्दी से नोट करो, फुर्ती से नोट करो। फिर देखो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए अब बात करने वाले हैं हम विपक्ष के नेता की। किसकी बात करने वाले हैं? विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ठीक है, विपक्ष का नेता की बात कर रहे हैं तो हम समझा दें इसको, विपक्ष का नेता क्या है, समझाएं, बताओ। तो देखिए, मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं है, मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं है। जबकि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन कब? 1976 में इसे जोड़ा गया। यानी कब क्या करा गया? जोड़ा गया, और लागू जो किया गया बेटा, वो लागू किया गया 1977 को जो है लागू कर दिया गया।
ठीक है, 1970 को जो है लागू कर दिया गया। अगर मैं बताऊं तो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। कैसा होता है? कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, ये बात। दूसरी बात ये, इस ऐसे जो दल 10% मत प्राप्त करता हो, यानी कि जो दल 10% मत प्राप्त करता हो, उसी के दल के एक सदस्य को जो है विपक्ष का नेता बनाया जाता है, जिससे कि वो सरकार के सभी कार्यों पे जो है, जो वर्तमान सरकार है उसके कार्यों पे जो है नज़र रख सके। ठीक है, जिसके दायरे में रहकर कैबिनेट स्तर की सारी सुविधाएं उसको दी जाती हैं। समझ गए नहीं? एक सदस्य को चुना जाता है जिससे कि वह उनके कृत कार्यों पर नज़र रख सके, और वो जब भी बन सकता है अगर कोई दल विपक्ष का दल है और उसने 10% कुल मतों का जो है मत प्राप्त कर रखे हैं, तो उसके व्यक्ति को जो है चुन लिया जाएगा। ठीक है भाई, उसके व्यक्ति को जो विपक्ष का नेता चुन लिया जाएगा। तो ये बात आ गई हमारे विपक्ष के नेता के बारे में। जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो भैया, जल्दी नोट करो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया बिल्कुल इससे। ठीक है, मैं हट चुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, जल्दी। आगे बात समझ में इतनी? आगे बात समझ में नहीं हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं कि लोकसभा की, जो अगर बात करते हैं कि लोकसभा की जो है शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, यानी कि लोकसभा की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी भी देख लें। लोकसभा की शक्तियाँ, ठीक है, कुछ बच्चों को जो है लोकसभा की शक्तियों के बारे में पता नहीं होता। ठीक है भाई, लोकसभा की शक्तियाँ देख लेते हैं, प्यारे से तरीके से देख लेते हैं लोकसभा की शक्तियाँ। ठीक है, लोकसभा की शक्तियाँ, लोकसभा की शक्तियाँ। ठीक है भैया, लोकसभा की शक्तियाँ। ठीक है, पहली जो है वो कैसी शक्ति होती है? पहली शक्ति जो होती है वो होती है विधायी शक्ति। पहली कौन सी होती है? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति शायद दिखेगा नहीं आपको ये वाला, ठीक है, दिखेगा नहीं। ठीक है, चलो, विधायी शक्ति होती है। पहली कौन सी होती है? विधायी शक्ति होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो कैसी होती है? दूसरी जो होती है वो कैसी होती है? आपकी वित्तीय शक्ति होती है। कैसी होती हैं? वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। कैसी शक्ति होती है? वित्तीय शक्ति। फिर कौन सी होती है तीसरी? न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्ति होती हैं। चौथी की अगर हम बात करें तो अन्य शक्ति भी होती हैं कुछ, अन्य की बात में करेंगे। पहले वरिष्ठ शक्ति, वरिष्ठ शक्ति। ठीक है, पांचवी की अगर बात करें तो कार्यपालिका नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण की शक्ति होती है। छठी शक्ति की अगर हम बात करें तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की शक्तियाँ होती हैं। तो कौन सी कैसी शक्तियाँ होती हैं? विधायी शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्ति होती है, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, वरिष्ठ शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका शक्ति होती है, संविधान संशोधन शक्ति होती है। विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है? यहाँ पर विधायी शक्ति समझिए इसको। विधायी शक्ति होती है कि लोकसभा जो होती है प्राथमिक सदन होती है, जो नीति निर्माताओं या किसी भी कानून को, या संसद में किसी भी कानून को बनाने का कार्य करती है, विधि बनाने का काम करती है। ठीक है भाई, ये तो होती है विधायी शक्ति। वित्तीय शक्ति की हम बात करें तो धन विधेयक का निर्णय जो लेती है वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि वह कोई धन विधेयक है नहीं है। ठीक है, ये वाली शक्ति होती है। न्यायिक शक्ति जो है वो क्या होती है? न्यायिक शक्ति ये होती है कि किसी भी सदस्य को जो है उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। कब? यदि वह संसद की सदस्यता खत्म करने का काम होता है। यानी कि क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति, आर्टिकल 101 में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति, आर्टिकल 101 में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति 60 दिनों तक बिना बताए संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो है संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। कितने दिन तक? 60 दिन तक बिना बताए, आर्टिकल 101 में दिया गया, अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है और उसको फिर त्यागपत्र देना पड़ता है। उसको जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है भाई, इसको त्यागपत्र देना पड़ता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, न्यायिक शक्ति में एक बात और आती है, निर्वाचन संबंधी। एक बात और सुन लो यहाँ पर, मैं बता दूँ आपको, निर्वाचन संबंधी जब बात याद आ रही है तो निर्वाचन संबंधी विवादों को जो है कौन देखता है? हाई कोर्ट देखता है। राज्य का संबंधित हाई कोर्ट देखता है। समझ गए नहीं? निर्वाचन संबंधी काम जो करता है वो कौन करता है? राज्य का हाई कोर्ट करता है। बेटा इस बात को समझना है, कौन करता है? राज्य का हाई कोर्ट करता है। और हाई कोर्ट अगर चाहे तो निर्वाचन शून्य कर सकता है। क्या कर सकता है? निर्वाचन को क्या कर सकता है? शून्य कर सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, ये हाई कोर्ट को पावर दी जाती है कि वह उस राज्य के निर्वाचन को क्या कर सकता है? शून्य कर सकता है। ठीक है, वरिष्ठ शक्तियों में ये शक्तियाँ आती हैं हमारी, वरिष्ठ शक्तियों में शक्तियाँ आती हैं हमारी ये। ठीक है, इसका मतलब आगे जो बात करते हैं कार्यपालिका नियंत्रण,
यानी कि हम कार्यपालक को कार्यवाही को नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत, आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है जब विवाद कहीं होता है तो क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है। क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक। और इसके लिए जो है सचिव जो है व्यक्तियों को, दोनों सदन के व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रित करता है, ठीक है। और इस संयुक्त अधिवेशन में जो है अध्यक्षता कौन करता है, ये भी याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की, ठीक है भाई। अगर हम बात करें संविधान संशोधन करने की शक्ति, तो संविधान संशोधन करने की शक्ति जो होती है वह दोनों सदनों में होती है और बहुमत के साथ, यानी कि 2/3 में जो होता है राज्यसभा का मत होता है और राज्यसभा का मत होता है और लोकसभा का मत होता है। तो इस प्रकार से जो थी ये थी हमारी लोकसभा की शक्तियाँ, ठीक है भाई। तो आपको शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है शॉर्ट में जो है ये लोकसभा पूरी समझ में आ गई होगी। यानी हमने कोशिश करी है कि कम शब्दों में आपको लोकसभा समझाना, जिससे कि सीधे एग्जाम में जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।